हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे होंगे। आज मैं स्टूडेंट जो क्लास पढ़ाऊँगा वो बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर की क्लास होगी, जिनका सब्जेक्ट है आपका जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा एवं हरित तकनीकी, ठीक है ना। रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आप सब जो है वो एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जो मैं क्लास पढ़ाता हूँ उसको आपस में शेयर कर दें, ताकि वो प्रत्येक एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के पास जो है वो मेरी क्लास जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका जो है वो लाभ उठा सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, स्टूडेंट जो भी आपके एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है वो क्लास जो है वो ये मेरा जो चैनल है कॉलेज का, इसको सब्सक्राइब कराने का आप लोग प्रयास कराइए, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि इस वीडियोस का जो है वो फ़ायदा जो है वो मिल सके, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। आज जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा आपका बायोफ्यूल, या ठीक है ना। बायोफ्यूल का जब आप बायोफ्यूल के बारे में डिस्कस करते हैं तो बायोइथेनॉल का जो है वो नाम अपने आप जो है वो आ जाता है। तो बायोफ्यूल क्या होता है, बायो अल्कोहल क्या होता है, ये मैं आपसे जो है वो आज जो है वो क्लास में डिस्कस करूंगा, तो ठीक है ना। तो आज की जो क्लास होगी वो होगी बायो अल्कोहल के बारे में, मोस्टली जो है वो बायोमास और इथेनॉल के बारे में होगी, ठीक है। तो ये जो होता है, जो बायो अल्कोहल होता है, उसी से जो है वो, उसी को हम क्या कहते हैं, एथेनॉल के नाम से जानते हैं। तो बायो अल्कोहल यानी आपका जो है वो जैव अल्कोहल जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत। देखिए आज जो है वो वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि जनसंख्या में अत्यधिक जो है वो वृद्धि हो रही है, निरंतर जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। और जनसंख्या को ऊर्जा की खपत भी, ऊर्जा की खपत में भी जो है वो वृद्धि हो रही है। मतलब जितने भी ज़्यादा लोग होंगे उनको उतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो भी लोग होंगे वो जो है वो तमाम प्रकार के जो संसाधन हैं उसका उपयोग करेंगे, ठीक है ना। और संसाधनों का उपयोग करने के लिए जो है वो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो ऊर्जा वो कहाँ से प्राप्त होगी, तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक स्रोत हैं, उन्हीं से हमको ऊर्जा प्राप्त करना है। और उससे क्या होगा, उसका अत्यधिक जो है वो दोहन होगा, ठीक है ना। तो नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा जो है वो अत्यधिक दोहन होगा, तो फिर उसके लिए हमारे लिए समस्या आ सकती है। तो उसके लिए जो है हमको तमाम प्रकार के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा, और जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, उसका उपयोग करना होगा। देखिए ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोत होते हैं, एक नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं, एक अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा के ऐसे स्रोत होते हैं जो प्राकृतिक सोर्स से जिनका रिलेटेड होता है, जिनका निर्माण जो है वो प्रकृति में स्वतः जो है वो चलता रहता है। ऐसी चीज़ें जिनका प्रकृति में निर्माण जो है वो चलता रहता है और वो चीज़ें जल्दी नष्ट नहीं होती हैं, वो नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी ऊर्जाएं होती हैं, जैसे आपकी जो है वो आपकी सोलर एनर्जी हो गई, सूर्य की ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा इसको कहते हैं। और इसके अलावा जैसे आपका जो है वो पवन ऊर्जा हो गई, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा हो गई, ज्वारीय ऊर्जा हो गई, ठीक है ना। तो ये तमाम प्रकार की जो एनर्जी हैं ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आती हैं। और अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आपके सोर्सेज आते हैं, जैसे खनिज पदार्थ हो गए, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एलपीजी हो गया, ठीक है ना। तो जल हो गया। तो ये कई प्रकार के जो रिसोर्सेज हैं नवीकरणीय, ये इनका जो है वो, ये बहुत स्लोली इनका निर्माण होता है। प्रकृति में इनका निर्माण तो होता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे इनका निर्माण होता है। इनके निर्माण में काफ़ी वर्ष लग जाता है, ठीक है ना। तो इनका निर्माण जल्दी नहीं हो पाता है, और इनकी खपत अगर हम जल्दी ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो इनकी शीघ्र जो है वो न, ये कभी ना कभी इसकी जो जब ये इनका निर्माण बहुत देर में होगा और इनकी खपत जल्दी होगी, ज़्यादा मात्रा में होगी, तो फिर आने वाले समय में हमारे लिए समस्या बन सकती है। तो इसीलिए जो है वो इन समस्या से निपटने के लिए हमको जो है वो, जो हमारे नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं उसको हमको बढ़ाना होगा, उसका उपयोग हमको ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, ठीक है ना। तो नवीकरणीय ऊर्जा के जो प्रमुख स्रोत हैं, जैसे आपका बायो अल्कोहल, बायो अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है, क्या होता है बायो अल्कोहल, तो आइए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे बायो अल्कोहल क्या है, बायो अल्कोहल, ठीक है ना। बायो अल्कोहल क्या होता है, बायो अल्कोहल जो है वो ऐसे प्रकार के नवीकरणीय ऊर्जा के एक प्रमुख स्रोत होते हैं, जो है प्रमुख रूप से जो है आपके स्टार्च से, सेलोज से
और जो शुगर से शर्करा से मिल करके जो है वो उनको रासायनिक प्रक्रिया होती है, उनको फर्मेंटेशन के पश्चात उनका निर्माण होता है, उसे हम बायोअल्कोहल कहते हैं। तो इसमें ये तीन बायोअल्कोहल में मेजर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? मेजर 3 कंपोनेंट्स आर फाउंड इन बायोअल्कोहल। ठीक है ना। तो बायोअल्कोहल जो है वो 3 कंपोनेंट से जो है वो मिलके बना होता है। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? पहला होता है शुगर, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? शर्करा। ठीक है ना, शर्करा या शुगर। शुगर में क्या होता है? शुगर में जैसे हो गया जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपका शुगर बीट हो गया, शुगर बीट, हल्का हो गया जो है वो शुगर केन, शुगर केन हो गया, ठीक है ना। तो या फिर जो है वो आपका फ्रक्टोज हो गया। ठीक है। तो मोस्टली शुगर में क्या आता है? शुगर में ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, आपका इसे शुगर बीट हो गया, चुकंदर हो गया, गन्ना हो गया, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें जिससे हमको शर्करा प्राप्त होती है, ऐसी चीज़ें जिससे हमको शर्करा प्राप्त होती है वो शुगर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। अगला क्या है? आपका स्टार्च। स्टार्च में क्या क्या चीज़ें आती हैं? स्टार्च में आता है आपका, जैसे आपका पोटैटो हो गया, पोटैटो हो गया आपका जो है वो, अन्य चीज़ें हो गई जिससे स्टार्च प्रमुख रूप से प्राप्त होता है। आपका पोटैटो हो गया, ग्लाइकोसिन हो गया, तीसरा जो कंपोनेंट है आपका जो है वो है आपका सेलुलोज। सेलुलोज में क्या आता है आपका? सेलुलोज में आता है आपका, जैसे आपका मेज, सॉरी इसमें जो है सेलुलोज में आता है, जैसे आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, मेज वेस्ट, मेज प्लांट, शुगर केन प्लांट, आपका वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वेस्ट। ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो बायो अल्कोहल होता है वो 3 कंपोनेंट से, 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। क्या क्या मोस्टली होता है उसमें? जैसे आपका पहला होगा शर्करा, दूसरा हो गया स्टार्च, और तीसरा आपका जो हो गया वो होता है सेलुलोज। तो शर्करा के अंतर्गत क्या आता है? जिसमें प्रमुख रूप से जो है वो शर्करा पाई जाती हो, ऐसी चीज़ें जिसमें शर्करा प्रमुख पाई जाती हो, जैसे आपका शुगर बीट हो गया, आपका चुकंदर हो गया, आपका गन्ना हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा जो है वो तमाम प्रकार के ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जिसमें आपकी जो जिसमें शर्करा पाई जाती हो, ग्लूकोज जिसमें पाया जाता है, जिसमें फ्रक्टोज, जैसे फलों में फ्रक्टोज पाई जाती हो, तो इस सब प्रकार की शुगर जो है वो जिसमें मौजूद हो। तीसरा जो है वो दूसरा स्टार्च में जैसे आपका जिसमें स्टार्च की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हो, जैसे आलू हो गया आपका, आपका चुकंदर हो गया, ठीक है ना, आलू हो गया आपका मक्का हो गया, या इसके अलावा जो है वो आपका जो स्वीट पोटैटो हो गया, जिसमें शर्करा पर्याप्त मात्रा में, स्टार्च पर्याप्त मात्रा में पाया जाता हो। तीसरा जो है वो सेलुलोज के अंतर्गत क्या आता है? जैसे एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, ठीक है ना, कृषि वेस्ट पदार्थ जो है, जो प्लांट के फसलों के अवशेष हो गया, ठीक है ना, भूसा हो गया, आपका जो गुड़ हो गया, चूरा हो गया, मेज प्लांट के और शुगर केन प्लांट के अवशेष हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा सब्जियों एवं फलों के जो छिलके के अवशेष हो गए, जिसमें पर्याप्त मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है। तो ये जितने भी मटेरियल्स होते हैं, इनको जो है वो फर्मेंटेट क्रिया के द्वारा, इनको क्या करने के बाद, इनको फर्मेंटेशन के बाद, जब इनको फर्मेंटेट किया जाता है,
तो ठीक है ना। फर्मेंटेशन क्या होता है, किण्वन एक रासायनिक क्रिया होती है जिसके अंतर्गत जो है कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ देते हैं और फिर उसके बाद जो है वो कई प्रकार के जो है वो अल्कोहल का निर्माण जो है वो करते हैं, उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है ना। इन सब चीज़ों का फर्मेंटेशन क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम बायो अल्कोहल कहते हैं। ठीक है ना। तो जिसमें कई प्रकार के होते हैं, जो चीज़ें जैसे शर्करा हो गई, स्टार्च हो गया, और जो है वो शर्करा हो गई, स्टार्च हो गया, सेलोज हो गया, ये 3 प्रकार के जो कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें पाए जाते हैं, ये प्रमुख रूप से जो है वो ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और जो है माल्टोज, ये कई प्रकार की जो शर्करा होती हैं। इसके अलावा स्टार्च जिसमें पर्याप्त मात्रा में स्टार्च पाया जाता हो और जिसमें सेलोज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता हो, इन सभी पदार्थों का जो है वो जो फर्मेंटेशन क्रिया द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनता है उसे हम अल्कोहल जो है वो कहते हैं। ठीक है ना। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे अल्कोहल क्या होता है और प्रमुख रूप से जो है वो अल्कोहल का उपयोग किस में होता है। अल्कोहल जो है वो अल्कोहल का प्रयोग जैव ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो तमाम प्रकार की गाड़ियाँ हम चलाते हैं, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, उसमें पेट्रोल में जो है वो 10% तक जो है वो अल्कोहल जो है वो मिलाया जाता है। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल बार आप इसको बढ़ाऊंगा, डिटेल के बारे में बताऊंगा कि क्या होता है, तो इसके माध्यम से आसानी से आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसे एथिल अल्कोहल होता है जिसे अल्कोहल के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। तो एथिल अल्कोहल क्या है, एथेनॉल को ही बोलते हैं एथिल अल्कोहल, और इस तकनीक के रूप में इथेनॉल कहा जाता है। एक रंगहीन और ज्वलनशील तरल है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H2 होता है। एथिल अल्कोहल क्या रासायनिक सूत्र है, C2H2OH। ठीक है। तो ये रासायनिक सूत्र होता है। यह प्राकृतिक कच्चे माल में शर्करा को खमीर के साथ किण्वित करने पर अल्कोहलिक उत्पाद है। ठीक है ना। तो ये जो अल्कोहल होता है वो एक प्रकार से जो है जो कच्चे माल होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, उनका शर्करा को खमीर के साथ, ठीक है ना। खमीर क्या है कि जो भी जो फर्मेंटेट वाले सूक्ष्म जीव हैं वो खमीर में मौजूद हो जाते हैं और उसके साथ जो है जो फर्मेंटेशन क्रिया होती है जिसको हम किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन। ठीक है ना। फर्मेंटेशन क्रिया करने का अल्कोहलिक उत्पाद होता है। और एक डिफिनीशन जो बहुत अच्छी है, तो प्राकृतिक कच्चे माल में वनस्पति पदार्थ, ठीक है, बढ़ती फसलें, कृषि अपशिष्ट जैविक उत्पाद, पुआल, चूरा, ठीक है, गुड़, कागज और लुगदी उद्योगों के अपशिष्ट आदि शामिल होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी डिफिनीशन है। ये प्राकृतिक जो कच्चे पदार्थ होते हैं, प्राकृतिक का मतलब हो गया जो जैसे प्लांट हो गए, पेड़ पौधों के अवशेष हो गए, फसलों के अवशेष हो गए, तमाम प्रकार के वनस्पति पदार्थ, ठीक है ना, कृषि अपशिष्ट जैविक उत्पाद। अपशिष्ट जैविक उत्पाद में जैसे घर के कूड़ा कचड़े भी जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, सड़ने योग्य होते हैं, वो सब चीज़ें से पुआल हो गया, चूरा हो गया, गुड़ हो गया, कागज हो गया, ठीक है ना, तमाम उद्योगों के अपशिष्ट आदि जो है वो आदि को जो है वो जब हम एक रासायनिक क्रिया किण्वन करके उसको हम जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बायो अल्कोहल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। बायो अल्कोहल क्या है, एथिल अल्कोहल को ही हम क्या कहते हैं, बायो अल्कोहल कहते हैं। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। इसके बाद कच्चे माल के इस वार्षिक नवीकृत भंडार से विश्व की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में इथेनॉल का आसानी से उत्पादित किया जा सकता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कच्चे माल के इस वार्षिक नवीकृत भंडार से विश्व की मांग को जो है वो पूरा किया सकता है। तो विश्व की जो खपत है, जो पेट्रोल की इतनी डिमांड है व्हीकल्स चलाने के लिए, ये जो बायो अल्कोहल है इससे उसकी पूर्ति जो है वो की जा सकती है। एक नए आंकड़े के अनुसार ये देखा गया है कि 2050 तक लगभग 35 से 40% जो है वो ऊर्जा की खपत जो है वो बढ़ जाएगी। ऊर्जा की खपत में प्रमुख रूप से सबसे बड़ी जो समस्या है वो है आपके पेट्रोल की, ठीक है ना, खनिज तेल की समस्या आएगी। तो खनिज तेल की निर्भरता इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि खनिज तेल का उत्पादन निरंतर जो है वो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक रूप से जो है मौजूद है खनिज तेल, वो उसकी खपत काफ़ी बढ़ जाएगी और उसकी निरंतर जो है वो कमी होती जा रही है, जिससे उसके दामों में वृद्धि होती जा रही है। तो ये जो जैविक ईंधन है, बायो अल्कोहल इथेनॉल है, ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन होगा हमारे पास, हमारे पूरे विश्व के पास, कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करें और जो खनिज तेल पर निर्भरता है उसको
कम किया जा सकता है। तो इस पर हमारी फोकस जो है गवर्नमेंट ज़्यादातर जो है वो कर रही है, ठीक है ना। तो इथेनॉल को आसानी से उत्पादित किया जा सकता है। इस प्रकार इसकी प्रकृति में नवीकरणीय के गुण होते हैं, ठीक है ना। इसकी जो नेचर होता है वो रिन्यूएबल होता है, वो नवीकरणीय के गुण जो है उसमें मौजूद होते हैं। ऑटोमोबाइल ईंधन के अंदर क्या आता है, जैसे आपकी जो व्हीकल्स हैं, जैसे मोटर गाड़ियां हो गई, और वो आपके ऑटोमोबाइल्स में आती हैं। अल्कोहल आदि ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में इथेनॉल का उपयोग किया जाए तो कुछ लाभ मिलते हैं, ठीक है ना। तो इथेनॉल जो है वो बहुत ही उपयोगी होता है। हमारे जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, उसमें बहुत उपयोगी साबित हो रहा है, ठीक है ना। एक प्रकार से सबसे अच्छा इसका इम्पोर्टेंट है, इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, किसी प्रकार के पॉल्यूटेंट मटेरियल नहीं होते हैं जो पर्यावरण को जो है वो नुकसान पहुंचा सके, या फिर जो है वो इसमें किसी प्रकार के हानिकारक पदार्थ नहीं होते हैं जो हमारे इंजन को जो है वो ख़राब करें। ये इंजन को सुदृढ़ रखते हैं और इनकी जो एक्टिविटी होती है, जो दहन क्षमता होती है, वो बहुत अच्छी होती है। और इसमें कई प्रकार के महत्वपूर्ण होते हैं। इनका जो उच्च ऑक्टेन नंबर होता है वो काफ़ी हाई लेवल होता है और उससे अत्यधिक इंजन को कार्यशील बनाते हैं। तो ये जो है एक उच्च ऑक्टेन पानी रहित अल्कोहल जो है वो होते हैं, और ऑक्टेन रेटिंग को इंजन की दस्तक का विरोध करने की ईंधन की क्षमता के रूप में परिभाषित किया सकता है, ठीक है ना। तो इसकी जो ऑक्टेन जो रेटिंग होती है वो इसके जो है वो क्षमता को और बढ़ाने का काम करता है। कैपेसिटी जो इंजन की होती है ऑटोमोबाइल की, उसी कैपेसिटी को और बढ़ाने का होता है, और ये जो है बिल्कुल पानी रहित जो है वो होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। इसमें वाष्पीकरण की उच्च गुप्त उष्मा होती है। इस संपत्ति का उपयोग उच्च चार्ज घनत्व के लिए प्रेरण के दौरान कम तापमान करने में किया सकता है। तो इनकी जो इवापोरेशन रेट होती है, इवापोरेशन रेट सबसे ज़्यादा हाई जो है वो होती है, इससे आसानी से इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसलिए उच्च वॉल्यूमेट्रिक दक्षता प्राप्त होती है। जो इथेनॉल होता है उसकी जो है हाई लेवल जो है वो वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी प्राप्त होती है, जिससे इसका आसानी से उपयोग जो है वो किया सकता है, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये इंजन को सुदृढ़ बनाते हैं और उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि जो है वो कर देते हैं, ठीक है ना। यह सामान्य पेट्रोल की तुलना में कम कार्बन जमा उत्पन्न करता है और जमा नरम और हटाने में आसान करता है, ठीक है ना। तो जो सामान्य पेट्रोल होता है उसकी अपेक्षा जो इथेनॉल होता है, बायोफ्यूल होता है, वो कम कार्बन जमा करता है, जिससे जो है वो इंजन की गुणवत्ता जो है वो बनी रहती है और इंजन जल्दी जो है वो खराब जो है वो नहीं होता है। इथेनॉल का उपयोग आमतौर पर पेट्रोल के साथ 10% मिश्रण के रूप में किया जाता है, जिसे गैसोहाल के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो इथेनॉल का उपयोग जो है वो पेट्रोल के साथ लगभग 10%, 90% जो है वो पेट्रोल होता है और 10% इथेनॉल का उपयोग जो है वो किया जाता है। और इथेनॉल में क्या गुणवत्ता होती है, इसे जो है हम गैसोहाल कहते हैं, ठीक है ना। इथेनॉल को ही किस नाम से जानता है, गैसोहाल के नाम से भी जो जानते हैं। इसे असंशोधित ऑटोमोबाइल इंजन में जलाया जाता है, ठीक है ना। एक प्रकार से असंशोधित ऑटोमोबाइल इंजन में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इथेनॉल उत्पादन के लिए फीड स्टॉक क्या चाहिए, तो फीड स्टॉक क्या होता है, कैसे इथेनॉल का उपयोग, कैसे इथेनॉल जो है वो पैदा किया जाता है। इथेनॉल का उत्पादन किसी भी फीड स्टॉक के लिए किण्वन द्वारा किया जा सकता है, जिसमें चीनी या स्टार्च होता है, ठीक है ना। तो इथेनॉल का उत्पादन जो है वो जो एक प्रक्रिया होती है, फॉर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा उसका उत्पादन जो है वो किया जाता है, और जिसमें क्या होता है, चीनी या स्टार्च जो है होता है, ठीक है ना। क्या होता है, चीनी या स्टार्च जो है वो होता है। इसे सेलुलोज सामग्री से उत्पादित किया जा सकता है, जिसे किण्वित चीनी में परिवर्तित किया सकता है, ठीक है ना। तो इथेनॉल का उत्पादन जो है वो किसी भी फीड स्टॉक से जो है वो, फीड स्टॉक का मतलब क्या होता है, जिसमें शुगर की हो, सेलुलोज हो और स्टार्च, उसी को हम क्या कहते हैं, फीड स्टॉक कहते हैं। और मोस्टली क्या होता है, इसमें चीनी के द्वारा, ठीक है ना, जो शुगर होता है, शुगर एवं मोलासेस के द्वारा जो है वो उसका फर्मेंटेशन की प्रक्रिया जो है वो आसानी से की जा सकती है। तो जो शुगर होता है वो तमाम प्रकार के सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा किण्वन क्रिया को जो है वो बढ़ाने का काम करता है। तो इस प्रकार से जो है वो बायोफ्यूल प्रोडक्शन में आसानी जो है वो हो जाती है, ठीक है ना। इसमें सेलुलोज जो होता है सामग्री से उत्पादित किया जा सकता है, जिसे किण्वन चीनी में परिवर्तित किया जा सकता है। तो सेलुलोज मोस्टली क्या होता है, जो फसलों के अवशेष होते हैं,
ठीक है ना। जो जैसे मक्का की फसल कटने के बाद मक्का के जो फसलों का अवशेष हो गए, गन्ना की फसल के अवशेष हो गए, तमाम प्रकार के कृषि अवशेष हो गए, ठीक है, पुआल हो गया, ये तमाम चीज़ों का उपयोग जो है वो सेलुलोज के रूप में फर्मेंटेशन करके जो है वो उसका उपयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बायोमास के 3 समूह इस प्रकार होते हैं। तो जो आपके बायोमास होते हैं उसके निम्नलिखित 3 प्रमुख समूह होते हैं। कौन कौन से? जैसे शर्करा हो गए, शर्करा किसमें होती है? चुकंदर, गन्ना, मीठा ज्वार फल आदि में होती है। स्टार्च जो है वो छोटे अनाज जैसे मक्का और गेहूं, आलू, कपवा आदि में स्टार्च पाए जाते हैं। तीसरा जो होता है वो सेलुलोज, सेलुलोज लकड़ी अपशिष्ट होते हैं। ठीक है ना। तो जो बायोमास होते हैं उसके 3 प्रमुख कंपोनेंट होते हैं, जैसे शुगर हो गया, दूसरा स्टार्च हो गया, तीसरा आपके सेलुलोज हो गया, और इन सब में जो है वो पाया जाता है। इनको क्या किया जाता है? चीनी की फसलों में ग्लूकोज के रूप में, चीनी के मोनोसैक्राइड के रूप में होते हैं। ठीक है ना। तो जो ग्लूकोज की फसलें होती हैं, जो ग्लूकोज की फसलें हैं, ग्लूकोज जो है क्या होता है कि फसलों में जो है वो चीनी के रूप में, मोनोसैक्राइड रूप में जो है वो मौजूद होता है। तो जो ग्लूकोज होता है वो फसल में जो शुगर होती है उसे मोनोसैक्राइड बोलते हैं, मोनोसैक्राइड के रूप में जो है वो मौजूद होता है। इसके बिना किसी मध्यवर्ती प्रसंस्करण के आसानी से अल्कोहल ईस्ट में किण्वित नहीं किया सकता है। ठीक है ना। तो इसके अलावा जो है वो किसी भी ग्लूकोज मोनोसैक्राइड को जो है वो किसी भी प्रसंस्करण के द्वारा जो है वो फर्मेंटेशन क्रिया जो है वो नहीं की जा सकती है। ठीक है। इसमें स्टार्च फसलों में चीनी इकाइयाँ होती हैं जो लंबी श्रृंखलाओं में एक साथ बंधी होती हैं। ठीक है ना। तो कई प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसमें स्टार्च के द्वारा जो है वो कई अलग अलग बॉन्ड्स में जो है वो चीज़ें जुड़ी होती हैं, और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जो है वो स्टार्च के जो आपके जटिल तत्व होते हैं वो सरल तत्वों में जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। और जो ईस्ट होता है इन डिसैक्राइड रूपों में उपयोग तभी नहीं कर सकता जब तक कि स्टार्च श्रृंखला ग्लूकोज या फ्रक्टोज जैसे व्यक्तिगत हाई कार्बन समूह में परिवर्तित हो न जाए। ठीक है ना। तो जो ईस्ट चीनी होती है वो जो है क्या करती है, डाइसैक्राइड को जो है वो तब तक उसका उपयोग नहीं करती हैं जब तक कि उनको छोटे जो रूप में जो है वो, जैसे आपका जो है वो फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, उसमें रूप में जो है वो ना तोड़ दिया जाए। ठीक है। यह सेलुलोज क्या कहता है, सेलुलोज जो है फसलों में पॉलीसैक्राइड नामक रसायन होते हैं। ठीक है ना। तो सेलुलोज में कौन प्रकार के रसायन होते हैं? पॉलीसैक्राइड जो है वो रसायन पाए जाते हैं जो चीनी को मुक्त करने के लिए इन जंजीरों को तोड़ना, सेलुलोज के रासायनिक बंधनों को तोड़ना स्टार्च को साधारण चीनी में तोड़ने की तुलना में अधिक जटिल जो है वो होते हैं। ठीक है। इसके बाद रूपांतरण आमतौर पर भौतिक रूप में माइलिन तथा गर्मी उपचार या रासायनिक रूप में बुनियादी एसिड प्रक्रिया में किया जाता है। ठीक है ना। तो ये तमाम प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा जो है वो आपके जो शुगर, स्टार्च और सेलुलोज को जो है वो तोड़ा जाता है। उसके पश्चात जो है वो इथेनॉल का निर्माण जो है वो होता है। ठीक है ना। इसके बाद इथेनॉल उत्पादन में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? तो इथेनॉल प्रोडक्शन में तमाम प्रकार के प्रोसेस होते हैं, ये निम्नलिखित हैं। पहला जो होता है वो चीनी, किण्वित चीनी घोल का निर्माण। ठीक है ना। तो फर्मेंटेशन, शुगर का निर्माण करना। दूसरा जो होता है वो इथेनॉल के लिए चीनी का निर्माण करना। दूसरा जो होता है इथेनॉल के लिए चीनी के घोल का किण्वन करना। और तीसरा जो होता है अन्य प्रक्रिया सामग्रियों से इथेनॉल को अलग करना। ठीक है ना। किण्वित चीनी घोल का निर्माण करना। ठीक है ना। फर्मेंटेशन, शुगर का निर्माण करना। दूसरा जो होता है इथेनॉल के लिए चीनी के घोल का किण्वन, और तीसरा जो होता है अन्य प्रक्रिया सामग्री की इथेनॉल का अलग करना। तो ये मुख्यतः 3 प्रोसीजर होता है जिसके द्वारा इथेनॉल का निर्माण जो है वो किया जाता है। ठीक है ना। तो इसमें हम आपको बता सकते हैं इस बायोइथेनॉल प्रोडक्शन प्रोसेस डायग्राम। ठीक है ना। तो ये बायोइथेनॉल का कैसे प्रोडक्शन किया जाता है वो मैं एक डायग्राम से जो है वो आपको बता सकता हूँ। ठीक है ना। जैसे इसमें इथेनॉल है, इथेनॉल को जो है वो आपका इथेनॉल रिकवरी प्लांट है, जैसे बायोमास हैंडलिंग। सबसे पहले जो है वो जो भी बायोमास है, ठीक है ना, पेड़ पौधों के अवशेष चाहे हो गए, चाहे आपके प्लांट के एक्सट्रैक्ट हो गए, चाहे ग्लूकोज हो गई, स्टार्च हो गए, सेलुलोज हो गए, जो भी आपके फसलों में पाए जाते हैं उनको हम हैंडल करते हैं। उसके बाद फिर बायोमास प्री ट्रीटमेंट। ठीक है ना। बायोमास का जो है वो प्री ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको सेग्रीगेट किया जाता है, अलग अलग रूपों में जो है वो अलग किया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? एंजाइम प्रोडक्शन। ठीक है ना।
तो जो ईस्ट होता है एंजाइमेटिक होते हैं, क्योंकि एंजाइम जो है वो किसी एंजाइम जो होते हैं उनके आपके जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने का काम करते हैं। तो एंजाइम का प्रोडक्शन किया जाता है जिसे हम ईस्ट कहते हैं। फिर सेलोज हाइड्रोलिसिस की क्रिया होती है, ठीक है ना, सेलोज हाइड्रोलिसिस की क्रिया होती है। फिर ग्लूकोज फर्मेंटेशन क्रिया होती है। फिर ग्लूकोज जो है फर्मेंटेट होकर के आपका ग्लूकोज फर्मेंटेट जो होकर एथेनॉल रिकवरी में चला जाता है, या फिर जो है वो कभी कभी डायरेक्ट बायोमास का ट्रीटमेंट करके हम पेंटोज फर्मेंटेशन क्रिया करते हैं। फिर ये दोनों जो है वो एथेनॉल रिकवरी में होता है। फिर एथेनॉल जो है वो लिग्निन, इसका जो बाई प्रोडक्ट जो बनता है उसको हम उपयोग करते हैं, और जो प्योर इथेनॉल होता है उसका उपयोग हम गाड़ियों में फ्यूल के रूप में जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो है वो एथेनॉल प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है ना। इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसके बाद इथेनॉल उत्पादन प्रक्रिया निम्नानुसार जो है वो की जाती है। कैसे? एक प्रक्रिया इथेनॉल जो उत्पादन की प्रक्रिया है उसमें कई सारे प्रोसीजर होते हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे पहली है मिलिंग। मिलिंग क्या होता है? इसे फीड स्टॉक को पहले जो है वो गुजारा जाता है, ठीक है ना। तो कई प्रकार के जो माइलिंग होती है, माइलिंग के अंदर क्या आता है, जो भी फीड स्टॉक होता है, प्लांट के अवशेष होते हैं, पौधों के जो पौधे होते हैं आपके, उनको क्या कहता है, जो भी फीड स्टॉक होता है, जो क्रॉप वेस्ट होता है, उन सभी को क्या कहता है, माइलिंग मशीन से जो है वो गुजारा जाता है। माइलिंग होने के पश्चात जो है वो बारीक पाउडर में पीस दिया जाता है, ठीक है ना। जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उनको जो है वो बारीक जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो उसको पीस दिया जाता है। उसके बाद दूसरी जो प्रक्रिया होती है वो होती है स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन क्या होता है? ये जो है क्षतिग्रस्त फसल का उपयोग किया जाता है। जैविक संदूषण से बचने के लिए स्टरलाइजेशन सुविधा शामिल होती है। तो स्टरलाइजेशन या आपका जो है वो संदूषित करना, या फिर जो है किसी भी बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस, कोई पैथोजन से फसल को मुक्त करने की क्रिया जो है होती है। जो भी पैथोजेंस होते हैं जो रोग फैलाने का काम करते हैं, उनको से प्लांट को जो है वो मुक्त करना स्टरलाइजेशन जो है वो कहलाता है। तो स्टरलाइजेशन के द्वारा जो है वो किसी भी फसल अवशेष को जो है वो निर्जमित किया जाता है। तो जो भी फीड स्टॉक होते हैं उनको निर्जमित करने के लिए, कीटाणु रहित करने के लिए जो है वो स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो की जाती है, ठीक है ना। तो ये पहली होती है माइलिंग। माइलिंग का मतलब होता है जो भी आपके बायोथेनॉल हैं, जो भी आपके फीड स्टॉक हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, पीसना। और दूसरी जो होती है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में जो भी फीड स्टॉक होते हैं उनको कीटाणु रहित करना की क्रिया की जाती है। उसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है कुकिंग, यानी पकाना। तो पकाने के अंतर्गत क्या होता है, एक मैश बनाने के लिए एंजाइम अल्फा एमाइलेज और पानी मिलाया जाता है, जिसे लगभग 30 मिनट तक जो है वो पकाया जाता है, ठीक है ना। तो जो कुकिंग क्रिया होती है उसमें क्या किया जाता है, एक प्रकार के अल्फा एमाइलेज को जो है वो उसमें पानी मिला करके उसको 30 मिनट तक जो है उसकी कुकिंग की जाती है, उसको पकाया जाता है। इसमें क्या होता है कि द्रवीकरण को सक्षम करने के लिए चरण में गर्मी लागू की जाती है, ठीक है ना। तो ये जो प्रक्रिया होते हैं पकाने की, इसमें जो है वो प्रकार से इसको कुकिंग किया जाता है, उसके प्रकार इसमें जो है वो इसको द्रवीकृत जो है वो फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद चौथी जो प्रक्रिया होती है कूलिंग, यानी ठंडा करना। तो इसमें क्या कहता है, इसमें कुकर से मैश ठंडा किया जाता है। तरलीकृत मैश को किण्वित शर्करा डेक्सट्रोज में बदलने के लिए द्वितीयक एंजाइम ग्लूकोमाइलेज मिलाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें बात जो है आपका कुकिंग के पश्चात जो है जो भी फीड स्टॉक होते हैं उसको कूलिंग किया जाता है। कूलिंग में क्या किया जाता है, इसको जो मैशिंग, इसको तरलकृत यानी लिक्विड फॉर्म में जो है वो लिक्विड फॉर्म में जो है मिला करके उसमें किण्वित शर्करा डाली जाती है, ठीक है ना। डेक्सट्रोज को जो है वो में बदलने के लिए जो है वो ग्लूकोमाइलेज एंजाइम को जो है वो उसमें मिलाया जाता है, ठीक है ना। यानी फर्मेंटेशन किण्वन क्रिया प्रारंभ करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, ग्लूको आपका एमाइलेज जो है वो मिलाया जाता है, ठीक है। इसके पश्चात पांचवी जो प्रक्रिया होती है वो होती है फर्मेंटेशन। तो
फर्मेंटेशन जो होती है वो एक मुख्य रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें कई सारे जो है वो जीवाणुओं के द्वारा आपके एंजाइमेटिक क्रियाएं जो है वो प्लांट के अंदर उसमें आपके जो फीड स्टॉक होते हैं उसमें होती है। तो शर्करा को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में किण्वित करने के लिए मैस में खमीर मिलाया जाता है, ठीक है ना। इसमें और क्या होता है कि लगभग 2 दिनों तक जो है वो मैस किण्वन करे, जिसके दौरान चीनी शराब में परिवर्तित हो जाती है। तो जो फर्मेंटेशन क्रिया होती है, फर्मेंटेशन की क्रिया जो है, जो आपका ईस्ट जो मिलाया होता है, जो ईस्ट एंजाइम जो है जिसका प्रयोग किया जाता है, उसको मिलाने के पश्चात जो है किण्वन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और किण्वन की क्रिया में जो है वो तमाम प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु जो है वो भाग लेते हैं, जो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो किण्वन करके जो है वो खमीर लगभग 2 दिनों तक जो है वो उसको अच्छे से मिला करके फर्मेंटेट कर देते हैं। और फर्मेंटेशन प्रक्रिया के पश्चात ही जो है वो आपका लगभग जो है वो एल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है ना। फर्मेंटेशन क्रिया के पश्चात जो है वो एल्कोहल का निर्माण जो है वो हो जाता है। इसके बाद छठवां जो होता है वो होता है डिस्टिलाइजेशन, आसवन क्रिया। आसवन क्रिया में क्या होता है, किण्वित मैस जिसे अब बियर कहा जाता है 10% अल्कोहल के साथ गैर किण्वित ठोस पदार्थ से होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके फॉर्मेटेड जो प्रोडक्ट होता है उसे हम बियर कहते हैं, उसमें लगभग 10% जो है वो अल्कोहल पाया जाता है, साथ ही साथ उसे गैर किण्वित ठोस पदार्थ भी होते हैं, ठीक है ना। उसमें कि जो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट, जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट होते हैं, जो अल्कोहल प्राप्त होता है उसमें जो है वो लगभग 10% अल्कोहल होता है। और उसमें तमाम प्रकार ऐसे भी कुछ मैस में जो है वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो नॉट फर्मेंटेड होते हैं, जटिल रूप में जो है वो मौजूद होते हैं। तो आसवन क्रिया में उनको बाहर किया जाता है। जो नॉट फर्मेंटेड प्रोडक्ट होते हैं, मतलब अकिण्वित होते हैं, गैर किण्वित होते हैं, उनको अलग करने की प्रक्रिया जो है वो की जाती है, ठीक है। इसमें इथेनॉल सामग्री का एक माप 1% इथेनॉल सामग्री 2 प्रमाण के बराबर जो है होती है, ठीक है ना। तो इथेनॉल जो सामग्री होती है उसकी एक माप जो है वो 1% इथेनॉल के जो है वो लगभग 2 प्रमाण के बराबर होती है, ठीक है ना। इसमें निर्जलीकरण क्रिया क्या होती है, डिहाइड्रेशन की क्या होती है। एक चरण के कॉलम से अल्कोहल में 5% पानी होता है जो वाणिज्यिक गैसों हाल के लिए अमान्य है, इसे पूरी तरह से निर्जलित किया जाना चाहिए। और बचे हुए पानी को अलग करने और निर्जल इथेनॉल 100% लगभग 200% पूरा का उत्पादन करने के लिए आगे की प्रक्रिया में बेंजीन पेट्रोल आम योजक होता है, ठीक है ना। तो मोस्टली कहना ये है कि डिस्टिलाइजेशन में क्या होता है कि इसमें जो है वो किया जाता है, उसके बाद फिर से इसका जो है वो डिहाइड्रेशन किया जाता है। डिहाइड्रेशन में जो है वो गैसो हाल के रूप में उसका वाणिज्यिक फॉर्म में कन्वर्ट कर गैसो हाल का निर्माण जो है वो किया जाता है। और इसमें तमाम प्रकार के सूक्ष्म जीवाणुओं से जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट होते हैं उनको जो है वो नष्ट किया जा सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बात होती है कि लगभग 3 टन जो है वो जो फीड स्टॉक होता है उससे लगभग 1 टन अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। यानी 1 टन अल्कोहल इथेनॉल का निर्माण करने के लिए लगभग 3 टन जो फीड स्टॉक की जरूरत जो है वो होती है, ठीक है। इसके पश्चात विकृतीकरण, ठीक है ना। विकृतीकरण यानी डीनेचुरेशन में ईंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले इथेनॉल को फिर पेट्रोल जैसे कृषि उत्पाद की थोड़ी मात्रा 2 से 5% के साथ विकृत कर दिया जाता है ताकि यह मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो जाए, ठीक है ना। इसके बाद 9वां क्या है, फ्यूल। फ्यूल में क्या होता है, विकृत निर्जल अल्कोहल को गैसो हाल बाजार में लाया जाता है और इसे 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल के अनुपात में गैर शीशा रहित पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जा सकता है, ठीक है ना। ईंधन में क्या करता जाता है कि जो निर्जल अल्कोहल गैसो हाल होता है उसे मार्केट में लाया जाता है और 90% जो है वो पेट्रोल के साथ लगभग 10% इथेनॉल का जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इथेनॉल का हम उपयोग जो है वो बायोफ्यूल के रूप में जो है वो करते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में छात्रों बस इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में आपके नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।